हेलो फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में रेगुलर दवा लेना या दवा को बंद नहीं करना, मिस नहीं करना, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हार्ट फेलियर के, लंबे समय तक उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं, उनको चिढ़ होने लगती है मेडिसिन से, वो दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं। तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं जब दवाइयाँ हम बंद करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, और क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर मेडिसिन बंद करना भी है तो, इसको आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ज़्यादातर इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है, सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर है, बहुत अगर माइल्ड सा हार्ट फेलियर है, मान लीजिए 60% इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है, उनका अगर 55 है, 50 है, तो वैसे पेशेंट्स में आप उतना ज़्यादा उसको अग्रेसिवली ट्रीट नहीं करोगे। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर है, यानी 60 का 40-30 हो गया है, या सिग्निफिकेंट हार्ट का स्टिफनेस है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, तो वैसे पेशेंट्स में पेशेंट को ज़्यादातर लाइफ टाइम दवा लेनी चाहिए। कई पेशेंट्स में दवा देने के बाद या अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने के बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पंप क्षमता काफ़ी सुधर जाती है, पेशेंट की सिम्टम्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद पेशेंट की ये मंशा होती है, ये इच्छा होती है कि मैं अपनी दवाई बंद कर दूं क्योंकि मुझे अब अच्छा लग रहा है, मेरे सिम्टम्स कम हो गए हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि इस तरह के पेशेंट्स में यदि वो दवा बंद करते हैं तो कंडीशन बिगड़ने का काफ़ी चांस रहता है। हमने काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि वो दवा बंद करके आते हैं, उसके बाद 4-6 महीने बाद वापस पुरानी हालत में वापस आते हैं या उससे भी बिगड़ी हुई हालत में आते हैं, और फिर इलाज वापस से चालू करना पड़ता है। और अगली बार वो रिस्पॉन्ड करे या नहीं करे, वो पूरी तरह से गारंटेड कह पाना मुश्किल है। तो इसीलिए पेशेंट्स को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर अगर हार्ट फेलियर पेशेंट को है और अगर सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर है तो मान के चलना चाहिए दवा लाइफ टाइम चलेगी। 5-10% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें पंप क्षमता बिल्कुल ठीक हो जाए, पंप फंक्शन 40 से पूरा 60 हो जाए, तो वैसे केसेस में आप दवा को बंद कर सकते हैं, पर वो भी आपको थोड़ा देख सोच के ही मैनेज करके डिसीजन लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब उनको दवा बंद भी करनी हो तो आइडियली आपको ये करना चाहिए कि अगर 4 या 5 दवाएं हार्ट फेलियर की चल रही है तो आप 5 में से 4 करें, 4 में से 3 करें, 3 में से 2 करें, फिर हर 3-3 महीने में पेशेंट का इको चेक करते रहें। यदि वापस बिगड़ने लगती है हालत तो आप दवाइयों को वापस रीस्टार्ट कर दीजिए। यदि दवा के बंद करने के बावजूद भी कंडीशन मेंटेन रहती है तो आप दवाओं को बंद कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन फॉलोअप फिर भी आप बंद मत करिए। हर 3 से 6 महीने में रेगुलर दिखाते रहिए डॉक्टर को, ताकि अगर पंप क्षमता वापस बिगड़ने लगी या फिर से अगर कोई हार्ट अटैक या इस तरह का कोई कारण बना जिससे कि पंप बिगड़ने लगता है तो उसे तुरंत मैनेज किया जा सके और तात्कालिक दवाइयाँ स्टार्ट कर सके, बहुत लेट ना हो जाए अगली बार ट्रीटमेंट करने में। तो इसीलिए हार्ट फेलियर पेशेंट्स में ज़्यादातर आपको मान के चलना है कि जिनको सिग्निफिकेंट फेलियर है दवा लाइफ टाइम चलेगी। बंद अगर करना भी है तो बहुत धीरे धीरे करके सोच के बंद करना चाहिए, और वो भी तब जब पेशेंट पूरी तरह से कोई सिम्टम्स नहीं हो, पंप क्षमता पूरी तरह से नॉर्मल आ गई हो और वो स्टेबल कंडीशन एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स तक मेंटेन रहा, यानी पिछले 3 से 6 महीने तक कोई तकलीफ नहीं आ रही, पंप काफ़ी अच्छा हो गया, कोई भी तकलीफ नहीं है, पेशेंट सब कुछ कर पा रहा है, तो करना चाहिए पेशेंट को बंद। लेकिन वो भी थोड़ा धीरे करके करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी इस मामले में नहीं करनी चाहिए। ये सारी ही मेडिसिन का पर्पज़ ये होता है कि आपके पंप क्षमता को सुधारती है, हार्ट फेलियर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर इसको कम करती है, हॉस्पिटल एडमिशन के चांसेस को कम करती है। हार्ट फेलियर में कई बार सडन बिगड़ने की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। ये सारी पंप क्षमता सुधारने वाली मेडिसिन दोबारा भर्ती करने के चांसेस को सिग्निफिकेंटली कम करती हैं। इसके अलावा ये दवाइयाँ ओवरऑल मृत्यु दर को कम करती है, हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन को सुधारती हैं, जिसको बंद करने से कंडीशन वापस बिगड़ सकती है और हार्ट फेलियर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है यदि हम दवाइयाँ बंद करते हैं। ये सारी ही पंप फंक्शन सुधारने वाली मेडिसिन आपकी ओवरऑल सर्वाइवल के चांसेस को भी इम्प्रूव करती हैं, यानी कि कितना समय पेशेंट जिएगा, 5 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करती है, इसलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन ये है कि मान लीजिए पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है साथ में, तो फिर वैसे केस में आप वो मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे, बाकी मेडिसिन को कम रखेंगे। वैसे केस में अगर पेशेंट को मान लीजिए ब्लड प्रेशर का दवा देना है तो फिर आप ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ सिलेक्ट करेंगे जो हार्ट के लिए भी काम करे, जैसे बीटा ब्लॉकर है, स्पाइनोलेक्टिन एंटागोनिस्ट है, आर्नी है, एस इनहिबिटर्स है, ARBs है, ये सारे ग्रुप के मेडिसिन है जो हम वैसे भी हार्ट फेलियर के लिए देते हैं। हम वही मेडिसिन को इन पेशेंट्स में सिलेक्ट करेंगे।
हार्ट फेलियर के लिए कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस में किया है हमारे हार्ट फेलियर के प्लेलिस्ट और कार्डियक मेडिसिन के प्लेलिस्ट में आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। पर यदि हमें वैसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देनी है तो यही मेडिसिन को हम सिलेक्ट करेंगे, इनके ही डोजेज और कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर पेशेंट को डायबिटीज़ भी है तो वहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपाग्लिफ्लोजिन एम्पैग्लिफ्लोजिन इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस या तरजीह देंगे क्योंकि ये हार्ट फेलियर में भी काम करती है। अगर ये सूट नहीं होती है तो दूसरी दवा देंगे, पर अदरवाइज सूट होगी तो फिर इसी दवा को हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में ऐसा माना जाता है कि ये दवाइयों को कंटिन्यू रखें तो अच्छा है। साथ में बीपी शुगर है तो ये दवाइयों को हम इंपॉर्टेंस देंगे। अगर बीपी शुगर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो फिर कुछ टाइम के बाद हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक वगैरह भी नहीं आया, कोई ब्लॉकेज नहीं है तो खून पतला करने की दवाइयाँ भी बंद कर सकते हैं। पर ये भी है कि धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। यूजुअली हार्ट फेलियर में अगर आप डबल एंटीप्लेटलेट दे रहे हो तो पहले सिंगल एंटीप्लेटलेट करिए, उसको 6 महीने 1 साल तक ऑब्जर्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पंप क्षमता बिल्कुल अच्छी है, कोई क्लॉट नहीं बन रहा, तो फिर आप उसको बंद कर सकते हो। पर ये हर एक दवा को आपको वे करना पड़ता है, इसके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, उसको चालू रखने से क्या फ़ायदा है और बंद करने से क्या फ़ायदा है, दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि खून पतला करने की दवा है, चालू रखेंगे और पेशेंट को अगर क्लॉटिंग का रिस्क नहीं है तो ब्लीडिंग रिस्क हो जाएगा, तो वैसे केस में आप उसको बंद करने का सोच सकते हैं। पर अगर उसको बंद करते हैं और पेशेंट को मान लीजिए क्लॉट बनने का रिस्क है तो वो भी एक तरह का रिस्क है, तो आपको बैलेंस डिसीजन लेना पड़ता है कि चालू करने से कितना ब्लीडिंग रिस्क है, बंद करने से कितना ब्लीडिंग रिस्क है। मान लीजिए चालू करेंगे और उम्रदराज पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, बॉडी वेट कम है तो ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप उसको दवा जल्दी बंद करने का कोशिश करेंगे। वही डायबिटिक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, क्लॉटिंग रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे आप उसको ज़्यादा देर तक दवा कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। तो पेशेंट का इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उसको दवा की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको दवा देनी है या नहीं देनी है। ये मान के चलिए कि अगर कोई भी दवा को हम सडनली बिना सोचे समझे विड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम आने का चांस बढ़ सकता है। वो दवा जो पर्टिकुलर काम कर रही थी, जैसे बीपी कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, खून को पतला रखना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, वो इफेक्ट चले जाता है तो वापस से फेलियर में पेशेंट के जाने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओवरऑल दवाइयों को बंद करने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर कोई पेशेंट को कॉस्ट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दवा बंद करना चाह रहा है तो वैसे पेशेंट्स में आप कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके या थोड़ी सस्ती ब्रांड की मेडिसिन यूज़ करके या जेनरिक मेडिसिन यूज़ करके कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, खासकर उन पेशेंट में जहाँ पंप क्षमता ऑलरेडी खराब है और पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुई है, वहाँ तो आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट को दवाइयाँ कंटिन्यू देते रहे, कॉस्ट को मैनेज करें। कोई पेशेंट अगर लेना नहीं चाह रहा है तो वहाँ नंबर ऑफ टैबलेट्स को आप कम करके उसको लेने के लिए मोटिवेट या इनकरेज करें, उसके रिलेटिव्स को मोटिवेट करें, उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को समझाएं कि वो पेशेंट को काउंसिल करे ताकि वो दवा लेता रहे, क्योंकि अगर पेशेंट दवा बंद करता है तो प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को दवाओं के कंप्लायंस का इशू है तो नंबर ऑफ टैबलेट्स को, पिल बर्डन को कम करने के लिए आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन यूज़ करने से टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स अगर 8-10 के बदले 4-5 हो जाती है तो ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट ले सकता है। स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि हर एक टैबलेट के बढ़ने से पेशेंट का दवा लेने का रेशियो 10% के हिसाब से गिरने लगता है। तो आप अगर 4 के बदले 5 करते हैं या 5 के बदले 6 करते हैं तो 10 या 20% पेशेंट के चांसेस कम हो जाएंगे कि वो दवा कंटिन्यू करेगा। तो आप जितने नंबर ऑफ टैबलेट्स को कम करेंगे ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट दवा लेता रहेगा। पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है, हार्ट फेलियर से रिस्पॉन्स कैसा है, कंडीशन सुधर रही है, बिगड़ रही है, कैसी रह रही है, वो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, रेगुलर पेशेंट की कंडीशन देखना है, इको देखना है और उसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है कि कंडीशन कैसी है, दवा बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डोज को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। कई बार बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप डोज को कम करते जाओ। मान लीजिए 5 मेडिसिन 10 मिलीग्राम के डोज पर चल रहे हो तो फिर आप पहले 8 पे लेके आए, फिर 6 पे लेके आए, फिर 4 पे लेके आए। इस तरह से कम करके हर 2-3 महीने में रीअसेस करिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके बाद फिर आप दवाइयों को बंद कर सकते हैं। पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, उसकी हार्ट फेलियर, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसकी दवा लेने की क्षमता और उसके पर्सनल इश्यूज़, क्यों वो दवा नहीं लेना चाहता है, इसके हिसाब से आपको दवाओं को एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन आपको बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर पेशेंट को आपको इंकरेज करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि दवाइयों को बंद या मिस अपने हिसाब से ना करें, क्योंकि इसमें दवाइयों को सडन बंद करता है तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ कंट्रोल जाने का चांस बढ़ जाता है। पेशेंट के तुरंत हार्ट फेलियर की वजह से हॉस्पिटल भरने का चांस या एडमिट करने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो पेशेंट को आपको ये सारी चीज़ों को इंकरेज करना है,
पेशेंट को थोड़ा बहुत एम्पावर भी आपको करना है कि वो अपनी दवाओं को खुद एडजस्ट कर सके। कई बार क्या होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो दवा नहीं लेना चाहता है, तो साइड इफेक्ट्स को आपको कंट्रोल करना है और छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को वो घर पर ही मैनेज कर सके। जैसे लो बीपी हो गया तो क्या करना है, हाई बीपी हो गया तो क्या करना है, लो शुगर हो गया तो क्या करना है, हाई शुगर हो गया तो क्या करना है, ये सब चीज़ पेशेंट घर पर ही मैनेज करना सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, उसकी ओवरऑल ट्रीटमेंट पैटर्न, ओवरऑल उसकी चॉइसेस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, कितना एंजाइटी, कितना डिप्रेशन या मानसिक प्रॉब्लम है, ये सभी चीज़ों को हमको देख के पेशेंट के लिए एक बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और इनकरेज करना पड़ता है पेशेंट को कि वो मेडिसिन लेता रहे। यदि वो मेडिसिन को बंद करता है तो हार्ट फेलियर के वापस बिगड़ने का चांस काफ़ी होता है। गाइडलाइंस यही कहती है कि दवा आपको लाइफ टाइम देनी है। इंडिविजुअल केस में आप कम कर सकते हैं, लेकिन खुद से बगैर सोचे बगैर पूछे दवा को बंद नहीं करना चाहिए। वैसे केस में कई बार ठीक ठाक कंट्रोल में आए हुए केसेस भी बिगड़ जाते हैं और हमारे लिए तो ये रोज़मर्रा की बात है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम बिगड़ते हुए देखते हैं और कई तो इतनी बुरी हालत में आते हैं कि वो हम बचा भी नहीं पाते, वैसी हालत में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की लापरवाही मत करिए। बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है, बशर्ते हम इसमें लापरवाही नहीं करें, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करें तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।